जहां सच से ज्यादा गहरी होती है कल्पना, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। ख्यालों के उन कोनों में आपका स्वागत है, जहां सपने बोलते हैं और एहसास जिंदा होते हैं। आप देख रहे हैं वन ख्याली दुनिया, वन कहानियों, जज्बातों और अनकहे सच की दुनिया। अगर आपको हमारी ख्याली दुनिया पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 81, फॉरेंसिक टीचर निर्दोष नहीं पर कातिल भी नहीं। रात का अंधेरा अभी भी शहर पर गहरा था, लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रोशनी जैसे किसी रहस्य को उजागर करने के लिए और तेज हो रही थी। आशा और ऋत्विक दोनों की आंखों में अब तक का सबसे गहरा तनाव झलक रहा था। ये केवल एक केस नहीं था, यह उनकी जान, उनका अस्तित्व और उनका पिछला जीवन का सच एक साथ उलझा हुआ था। हर रिपोर्ट, हर फाइल, हर छोटी सी जानकारी अब उनके सामने एक नई दिशा में इशारा कर रही थी। ये सब इतना उलझा हुआ क्यों है? आशा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में थकान और हताशा दोनों झलक रहे थे। हमने हर जगह देखा, हर संकेत फॉलो किया, और हर बार लगता है जैसे हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन फिर सब उलझ जाता है। ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर डर और गहरी चिंता थी। हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल है, आशा। ये सिर्फ एक सीरियल किलर का खेल नहीं है, यह मानसिक खेल, मैनिपुलेशन और डर का पूरा पैकेज है। और अब लगता है कि जो हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही सच्चाई को छुपा रहा था। उनकी बातों के बीच मीरा और आरव लगातार पुरानी फाइल्स और रिकॉर्डिंग्स पर काम कर रहे थे। मीरा ने अचानक एक फाइल उठाई और उसकी ओर इशारा किया। ये देखो, पुराने केस की रिपोर्ट। फॉरेंसिक टीचर ने इसे दर्ज किया था, लेकिन कुछ पेज गायब थे। उन्होंने जानबूझकर यह सबूत छुपाया। आशा की आंखें बड़ी हो गईं। वह अपने हाथों को आपस में मोड़ते हुए खड़ी हो गई। तो इसका मतलब, उसने डर और हताशा के बीच झटकते हुए कहा। ऋत्विक ने धीरे से कहा, इसका मतलब यह है कि हमारे टीचर, जिसे हमने हमेशा एक मार्गदर्शक और सही इंसान माना, वह भी सच को छुपा रहा था। लेकिन ये भी देखो, उसने एक और फाइल स्क्रीन पर दिखाई। यहाँ कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि वही कातिल है। वह केवल सच्चाई को छुपा रहा था या किसी और से डर रहा था। आशा ने अपनी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, तो इसका मतलब असली कातिल अब भी पर्दे के पीछे है। वही जिसे हम पकड़ना चाहते हैं, वही जो मेरे पिछले जीवन से जुड़े सभी दर्द और मौतों के पीछे है, वही अब भी अज्ञात है। उसके शब्दों में एक ठंडी सच्चाई की झलक थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्यों फॉरेंसिक टीचर ने सच छुपाया? क्या वह किसी को बचा रहा था, या किसी बड़े खतरे से डर रहा था? और असली कातिल की पहचान अब भी पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। ऋत्विक ने आशा के कंधे पर हाथ रखा। हम अब केवल अनुमान नहीं लगा सकते, हमें हर तथ्य को खंगालना होगा। हर छोटा संकेत हमें सीधे उस असली कातिल तक ले जाएगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम इस बार डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे? आशा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। उसकी आंखों में ठंडा साहस और अतीत की यादों की झलक थी। हम तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सही रास्ता पकड़ पाएंगे, या फिर यह कातिल हमें फिर से भ्रमित करेगा? मीरा और आरव ने भी फाइल्स और वीडियो को एक बार फिर से क्रॉस चेक किया। धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट हो रही थी। टीचर ने कई जगहों पर रिपोर्ट बदल दी थी, छुपाई थी, और मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। लेकिन जो भी मैनिपुलेशन हुआ, वह केवल कातिल की पहचान छुपाने के लिए था, न कि अपराध को छुपाने के लिए। ये खेल अब सिर्फ जांच का नहीं रहा, यह एक मानसिक युद्ध है, आरव ने कहा। जो भी असली कातिल है, वह किसी कहानी का लेखक बन चुका है, और हम केवल उसके लिखे हुए पन्नों में फंस चुके हैं। क्या हम इस बार कहानी को बदल सकते हैं, या यह हमें हमेशा के लिए नियंत्रित करेगा? आशा ने धीरे से कहा, हमें यह समझना होगा कि फॉरेंसिक टीचर केवल एक व्यक्ति है, मानव। वह डर सकता है, वह गलती कर सकता है, लेकिन असली कातिल अब भी वही है जो पीछे से हमें नियंत्रित कर रहा है। हमें उसकी मानसिक चाल और उसके हर मूव को पढ़ना होगा। ऋत्विक ने सिर हिलाया। हमने कई बार सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हर बार नए रहस्य सामने आए। अब सवाल यह है, क्या हम अपने आप पर भरोसा करेंगे? क्या हम इस बार सही निर्णय लेंगे? और क्या हम अपने डर और पिछली गलतियों को दोहराए बिना आगे बढ़ पाएंगे? आशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठों पर दृढ़ता थी। हमें आगे बढ़ना होगा। अब केवल अनुमान और डर से काम नहीं चलेगा। हमें सच को सामने लाना होगा। लेकिन क्या हम असली कातिल तक पहुंच पाएंगे? क्या फॉरेंसिक टीचर की छुपी हुई सच्चाई हमें सही दिशा दिखाएगी, या ये केवल एक और झूठ का पर्दा है? ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। हम अब केवल कदम बढ़ा सकते हैं, और हर कदम, हर फैसला हमें या तो जीत की ओर ले जाएगा,
या फिर हमें उसी अंधेरे में फंसा देगा जहां हमने कई बार अपने आप को खोया। क्या हम इस बार सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे? लैब में खामोशी फैल गई। स्क्रीन पर दस्तावेज, वीडियो और पुरानी रिपोर्टें अब केवल तथ्य नहीं रह गए थे, वे चुनौती बन गए थे। हर डेटा पॉइंट एक सवाल पैदा कर रहा था। क्या यह हमें असली कातिल तक ले जाएगा या फिर केवल भ्रम के जाल में फंसा देगा? आशा ने अपने हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। हम अब केवल आगे बढ़ सकते हैं। डर, हताशा और अतीत की यादें हमें रोक नहीं पाएंगी। लेकिन क्या हम सच में तैयार हैं सच को देखने और उसे पकड़ने के लिए? क्या हम इस बार अपनी समझ और हिम्मत से कातिल को बाहर ला पाएंगे? ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। हम कर सकते हैं। हमें केवल अपनी सोच, साहस और विश्वास को साथ रखना होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अब तक की हर गलती और हर डर को पार कर पाएंगे या यह असली कातिल फिर से हमें उसी जाल में फंसा देगा? मीरा और आरव भी चुप थे। वे जानते थे कि अब सब कुछ केवल एक पल में बदल सकता है। इस फोरेंसिक टीचर की छुपी हुई सच्चाई ने मार्ग दिखाया था, लेकिन असली कातिल अभी भी पर्दे के पीछे था। क्या आशा और ऋत्विक इस बार सही दिशा पकड़ पाएंगे? क्या वे असली कातिल की मानसिक चाल को समझ पाएंगे? और क्या फोरेंसिक टीचर की छुपी हुई जानकारी उन्हें जीत दिलाएगी या फिर यह केवल उन्हें और अधिक उलझा देगी? हर सवाल उनके मन में घूम रहा था और हर उत्तर की तलाश अब उनके साहस, बुद्धि और विश्वास पर निर्भर थी। क्या वे इस बार अंतिम सच को उजागर कर पाएंगे या फिर यह खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है? चैप्टर 82, अतीत से जुड़ा वही चेहरा। सन्नाटा। शहर की ऊंची इमारतों के बीच फैला अंधेरा और थकान भरी हवा फोरेंसिक लैब के भीतर भी महसूस हो रही थी। उस कमरे में, जहां हर कोना पुराने केस फाइल्स और डिजिटल रिकॉर्ड से भरा था, मीरा और आरव लगातार स्क्रीन और कागजों की ओर झुके हुए थे। दोनों की आंखों में थकावट के बावजूद जिज्ञासा और उत्तेजना का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। आशा और ऋत्विक अब भी लैब में खड़े थे, लेकिन उनके कदम मानो जमीन से जुड़े हुए नहीं थे। दिलों में बेचैनी, दिमाग में सवालों की झड़ी और अतीत की यादों की गूंज सब कुछ एक साथ घेर रहा था। आशा ने धीरे से ऋत्विक की ओर देखा। उसकी आंखों में वही भय और उलझन झलक रही थी जो उसे अपनी आत्मा में महसूस हो रही थी। मीरा, आरव, क्या तुम्हें कुछ ऐसा मिला जो हमें सीधे असली कातिल तक ले जाए? आशा ने आवाज में हल्की हिचकिचाहट के साथ पूछा। उसका हाथ अपने बालों पर फेरते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया और एक पुरानी मेडिकल फाइल की ओर इशारा किया। देखो, आशा, ये वही फाइल है जो पिछले जीवन से जुड़ी हुई है। हमने इसे पुरानी रिकॉर्ड्स में खोजा था और यहाँ एक नाम है जो सीधे तुम्हारे केस से जुड़ा है। आशा की सांस अटक गई। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने कदम बढ़ाए और फाइल को हाथ में लिया। स्क्रीन की ठंडी रोशनी में वह नाम जैसे उसके सामने जीवन पाता हुआ चमक रहा था। नाम पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये वही व्यक्ति है, उसने धीमे स्वर में कहा, मानो शब्दों को खुद भी पचाना मुश्किल हो रहा हो। ऋत्विक ने उसके हाथ से फाइल धीरे से ली, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह स्क्रीन और दस्तावेज पर लगी थीं। कौन है वह और कैसे जुड़ा है तुम्हारे पिछले जीवन से? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर और चिंता दोनों झलक रहे थे। मीरा ने गंभीर स्वर में समझाया, उस व्यक्ति को उस केस में केवल पीड़ित के रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन अगर हम विस्तार से देखें, तो वही बीज था, वही कारण जिसने सारी घटनाओं की श्रृंखला को जन्म दिया। हर हत्या, हर मैनिपुलेशन, हर छुपा हुआ सच, सब उसी की छाया में हुआ। आशा ने अपनी ठंडी हथेलियों से आंखों को छूते हुए कहा, तो इसका मतलब, मेरे पिछले जीवन में जो कुछ हुआ, उसका आरंभ यही व्यक्ति था। वह केवल पीड़ित नहीं था, बल्कि उसने या उसकी मौजूदगी ने उस रात का साजिशी खेल शुरू किया। ऋत्विक ने अपने हाथ में फाइल कसते हुए कहा, और यही वो रहस्य है जो फोरेंसिक टीचर ने छुपाया। उन्होंने हमें सही दिशा नहीं दिखाई, लेकिन अब समझ आता है कि असली कातिल की पहचान के लिए हमें उस बीज तक पहुंचना होगा। क्या तुम तैयार हो, आशा? आशा ने गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैं तैयार हूँ। अब डर और हताशा को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वह व्यक्ति अब भी हमारे सामने है या केवल उसकी छाया हमें पीछे पीछे खींच रही है? आरव ने कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले किया। ये पुराना साक्ष्य है, शायद तुम्हारे पिछले जीवन से जुड़ा। ध्यान से देखो, आशा, ये सिर्फ एक साधारण फाइल नहीं है। इस रिकॉर्ड में वही व्यक्ति है जिसने घटनाओं की शुरुआत की थी। और उसकी हर हरकत, हर इशारा, जैसे किसी नॉवल की कहानी में लिखा गया हो। आशा की आंखों में आंसू और गुस्से का संगम था। तो ये केवल बदला लेने वाला कातिल नहीं है, ये किसी तरह हमारी किस्मत को फिर से लिखने वाला है। क्या वह चाहता है कि मैं वही सब दोहराऊं जो पिछले जीवन में हुआ था? ऋत्विक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसका स्पर्श केवल शारीरिक नहीं था, वह भावनात्मक सुरक्षा का भी संकेत था।
हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। यह अब सिर्फ केस नहीं है, यह मानसिक युद्ध है। और अगर हम गलत कदम उठाए तो न केवल हमारी जान बल्कि पूरी कहानी का सच हमेशा के लिए दब जाएगा। मीरा ने स्क्रीन पर फाइल को जूम किया। देखो, ये वीडियो फुटेज धुंधला है, लेकिन आंखों से छुपा नहीं सकता कि वही चेहरा है। वही जिसने बीज बोया, वही जिसने इतिहास को मोड़ा, और वही जो अब भी किसी तरह पीछे से खेल रहा है। आशा, क्या तुम इसे पहचान पा रही हो? आशा ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, मैं उसे पहचान रही हूँ। ये वही चेहरा है, वही जो हमेशा मेरे पिछले जीवन की मौत में मौजूद था। वही जिसने मेरे जीवन को बार बार खतरे में डाला। ऋत्विक ने अपनी गर्दन झुका ली। तो इसका मतलब असली कातिल वही है, और जो हमने पकड़ने की कोशिश की वह केवल भ्रम था। क्या हम इस बार उसके खेल को समझ पाएंगे, या फिर वही हमें फिर से धोखा देगा? आशा ने अपने हाथ फाइल पर रखे, उसकी सांसें भारी थीं। अब केवल अनुमान और डर से काम नहीं चलेगा। हमें हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़ना होगा। हर संकेत, हर रिकॉर्ड, हर पुराना वीडियो हमें सीधे उस व्यक्ति तक ले जाएगा। लेकिन क्या हम सही दिशा पकड़ पाएंगे? क्या हम इस बार इतिहास को दोहराए बिना सच को उजागर कर पाएंगे? मीरा और आरव चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में एक स्पष्ट संदेश था, अब केवल वक्त की बात है। या तो आप जीतेंगे, या फिर इस खेल में फंसकर रह जाएंगे। आशा ने फाइल को कसकर पकड़ा। उसके अंदर डर भी था, लेकिन साहस कहीं और से उभर रहा था। हम अब केवल आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या वह व्यक्ति अब भी हमें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, या क्या ये बीज पहले से ही इतने लंबे समय तक छुपा हुआ था कि हम उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे? ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। हम कर सकते हैं, हमें केवल अपनी समझ और हिम्मत को एक साथ रखना होगा। लेकिन क्या हम अब तक की हर गलती को दोहराए बिना सही निर्णय लेंगे? और क्या हम इस बार असली कातिल को पकड़ पाएंगे, या फिर वह हमारी समझ और विश्वास को फिर से तोड़ देगा? आशा ने धीरे से फुसफुसाया, क्या हम इस बार अतीत को बदल पाएंगे? क्या हम अपनी किस्मत को फिर से लिख पाएंगे? और क्या ये व्यक्ति अब भी हमारे सामने है, या केवल उसकी छाया हमें भ्रमित करती रहेगी? लैब में खामोशी गहरी थी। स्क्रीन पर धुंधला चेहरा, फाइल्स और पुराने रिकॉर्ड अब केवल जानकारी नहीं रहे, वे चुनौती बन चुके थे। हर दस्तावेज, हर वीडियो, हर पुरानी रिपोर्ट एक सवाल पैदा कर रही थी, क्या यह हमें असली कातिल तक ले जाएगा, या फिर केवल भ्रम का जाल फैलाएगी? आशा ने फाइल कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आत्मा अब डर के बजाय दृढ़ता से भर गई थी। हम अब केवल आगे बढ़ सकते हैं। डर, हताशा और अतीत की यादें हमें रोक नहीं पाएंगी। लेकिन क्या हम सच में तैयार हैं, सच को देखने और उसे पकड़ने के लिए? क्या हम इस बार अंतिम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे, या फिर अतीत की छाया हमेशा हमारे पीछे रहेगी? ऋत्विक ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल और डर दोनों थे। क्या हम इस बार सही कदम उठा पाएंगे? क्या हम हर झूठ और हर धोखे को पार कर पाएंगे? और क्या वह व्यक्ति जिसने बीज बोया अब भी हमारे फैसले को चुनौती देगा? मीरा और आरव भी चुप थे। वे जानते थे कि अब सब कुछ केवल समय और साहस पर निर्भर था। फॉरेंसिक टीचर ने मार्ग दिखाया था, लेकिन असली कातिल अभी भी पर्दे के पीछे था। क्या आशा और ऋत्विक इस बार सही दिशा पकड़ पाएंगे? क्या वे उस अतीत से जुड़े चेहरे की पहचान कर पाएंगे, और क्या यह उन्हें कातिल तक सीधे ले जाएगा? या फिर क्या ये केवल एक और भ्रम का पर्दा है, जो उन्हें फिर से उसी जाल में फंसा देगा जिसमें पहले कई बार वे फंसे थे? हर सवाल उनके मन में घूम रहा था, और हर उत्तर की तलाश अब उनके साहस, बुद्धि और विश्वास पर निर्भर थी। क्या वे अतीत के बीज को पकड़ पाएंगे, या फिर इतिहास उन्हें फिर से चुनौती देगा? चैप्टर 83, ये कहानी बदलना चाहता है। सन्नाटा उस सुरक्षित हाउस में हर दीवार पर गूंज रहा था। बाहर से आती ठंडी हवा के थपेड़ों ने कमरे की खामोशी को और भी गहरा कर दिया था। लैब और केस फाइल्स के बाद अब असली खेल उनके सामने था, एक ऐसा खेल जिसकी पृष्ठभूमि अतीत और वर्तमान के बीच बसी हुई थी। आशा खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन की चमक में रोशनी ले रही थी, लेकिन मन कहीं और ही विचलित था। हर पुराना वीडियो, हर डिजिटल रिकॉर्ड, हर संकेत उसे बता रहा था कि यह केवल बदला लेने वाला कातिल नहीं था। ये किसी ने अपनी कहानी को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई लेखक अपनी नॉवल की कहानी को ट्विस्ट्स और टर्न्स से भर देता है। ऋत्विक उसके पास खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में वह डर झलक रहा था जो उसने कभी किसी केस में महसूस नहीं किया था। आशा, तुम इसे समझ रही हो ना? उसने धीमे स्वर में पूछा। आशा ने स्क्रीन से नजर हटाई और उसकी आंखों में देखा। हाँ, ऋत्विक, ये केवल बदला नहीं है। यह कोई खेल नहीं, ये हमारी किस्मत को फिर से लिखने की कोशिश है। उसने वही किया जो पिछले जीवन में मेरे साथ हुआ था, और अब वह इसे दोहराने की कोशिश कर रहा है। ऋत्विक ने उसकी बातों को दोहराया।
तो इसका मतलब वह व्यक्ति केवल हमें मारना या डराना नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम वही सब महसूस करें जो उसने पहले महसूस कराया, और शायद वह चाहता है कि हम वही निर्णय लें जो पहले लिए गए थे। आशा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आत्मा में ठोस निर्णय भी था। अगर यह सच है, तो हमें केवल प्रतिक्रियाशील नहीं रहना होगा। हमें सक्रिय होना होगा। हमें समझना होगा कि हर कदम, हर निर्णय, वह पहले से ही लिख चुका है। क्या हम उस कहानी के पात्र बनेंगे या उसे बदल देंगे? मीरा और आरव कंप्यूटर के पास बैठे थे। उनके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। देखो, आशा, हमने सारे पुराने वीडियो, फाइल्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स को एनालाइज किया। ये पैटर्न सिर्फ बदला नहीं है, ये डेलिबरेट मैनिपुलेशन है। वह व्यक्ति सच को ट्विस्ट कर रहा है, और तुम, आशा, उसका केंद्रीय पात्र हो। उसने तुम्हें फोर्स किया है अपनी किस्मत दोबारा लिखने के लिए। आशा ने धीरे से अपने बालों को हाथों में लिया। उसका मन एक बवंडर की तरह हिल रहा था। तो क्या मतलब यह है कि वह जानबूझकर हमारे इमोशंस, हमारे फियर्स और हमारे डिसीजंस के साथ खेल रहा है? क्या मैं वास्तव में उसकी कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर हूँ, या ये केवल इल्यूजन है? ऋत्विक ने कदम बढ़ाकर उसके पास खड़ा हुआ। उसका हाथ आशा के कंधे पर टिक गया। हमें समझना होगा, आशा, यह अब केवल केस नहीं है, यह मानसिक युद्ध है। उसने तुम्हें फोर्स किया है कि तुम वही कदम उठाओ जो उसने पहले चाहा। लेकिन क्या हम इस बार उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार चलेंगे, या हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे? आशा ने उसकी आंखों में देखा। ऋत्विक, मैं अब डरना नहीं चाहती। मैं अपनी कहानी खुद लिखना चाहती हूँ। मैं अपने चॉइसेस खुद लेना चाहती हूँ। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस व्यक्ति को पहचान पाएंगे जिसने ये सब ऑर्केस्ट्रेट किया है? और अगर हम उसे पकड़ भी लें, तो क्या हम उसके मोटिव्स को समझ पाएंगे? मीरा ने स्क्रीन पर प्ले बटन दबाया। पुराना वीडियो खुल गया। स्क्रीन पर धुंधली छवि थी, लेकिन उसमें स्पष्ट संकेत और इशारे थे। देखो, ये वही व्यक्ति है। उसने हर घटना को डिजाइन किया। हर मौत, हर थ्रेट, हर मैनिपुलेशन, ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। और उसने ये सब तुम्हें फोर्स करने के लिए किया, आशा। वह चाहता है कि तुम वही निर्णय दोहराओ जो पिछले जीवन में हुए थे। आशा ने स्क्रीन की ओर झुकते हुए कहा, तो इसका मतलब वह हमारी प्रतिक्रियाओं को मैनिपुलेट कर रहा है। हमारी डिसीजंस उसकी कहानी के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसके खिलाफ जाएं, तो क्या वह हमें पनिश करेगा? क्या वह हमें फिर से दुख देगा? ऋत्विक ने उसकी पीठ थपथपाई। हमारी चॉइसेस अब केवल हमारा हथियार हैं। हमें उसकी मैनिपुलेशन को समझना होगा। लेकिन क्या हम इस बार उसे धोखा देने में सक्षम होंगे? क्या हम उसकी कहानी को ट्विस्ट किए बिना उसे पकड़ पाएंगे? आशा ने अपनी हथेलियों से चेहरे को छूते हुए कहा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपने डर, अपने दर्द और अपनी हताशा को पीछे छोड़ रही हूँ। लेकिन क्या यह आसान होगा? क्या हम इस बार सही दिशा पकड़ पाएंगे? और अगर हमने किसी गलती से उसे मौका दे दिया, तो क्या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा? मीरा ने एक बार फिर ध्यान केंद्रित किया। हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स और पुराने एविडेंस हैं। हमें केवल कनेक्ट द डॉट्स करना होगा। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम हर संकेत को समय रहते समझ पाएंगे? या फिर यह व्यक्ति अपनी अगली चाल से हमें चकमा दे देगा? आशा ने फाइल को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, हर कदम, हर फैसला अब महत्वपूर्ण है। हम केवल रिएक्ट नहीं कर सकते। हमें प्रोएक्टिव होना होगा। हमें समझना होगा कि हर सिग्नल, हर क्लू, हर शैडो, ये सब हमें सीधे असली कातिल तक ले जाएगा। लेकिन क्या हम सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे? ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। क्या हम इस बार अपनी फियर और ट्रॉमा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे? क्या हम अपनी इंटेलिजेंस और इंट्यूशन पर भरोसा करेंगे, या फिर यह व्यक्ति हमें फिर से मैनिपुलेट कर जाएगा? कमरे में खामोशी फिर से गहराई। स्क्रीन पर धुंधली छवि, फाइल्स और पुरानी रिपोर्ट अब केवल जानकारी नहीं थी, दे वर ए चैलेंज। हर डॉक्यूमेंट, हर रिकॉर्ड, हर पुरानी वीडियो एक सवाल पैदा कर रही थी, क्या हम इस बार इसे पहचान पाएंगे, या फिर इतिहास हमें फिर से धोखा देगा? आशा ने गहरी सांस ली। अब डर और भ्रम का समय नहीं है। हमें सच को पकड़ना होगा। हमें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। लेकिन क्या हम इस बार अतीत के बीज को समझ पाएंगे? क्या हम असली कातिल तक पहुंच पाएंगे, या फिर वह फिर से हमें मैनिपुलेट करेगा? मीरा और आरव भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्ट संदेश था, अब केवल समय और साहस पर निर्भर है। और हर निर्णय, हर कदम अब हमारे हाथ में है। आशा ने फाइल कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मा में ठोस संकल्प भी था। हम अब केवल आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हम हर झूठ और हर मैनिपुलेशन को पार कर पाएंगे? क्या हम इस बार सही कदम उठाएंगे, या फिर यह व्यक्ति फिर से हमारे डिसीजंस को ट्विस्ट करेगा? ऋत्विक ने हल्का सा सिर हिलाया। क्या हम इस बार अपनी समझ और हिम्मत के बल पर सच तक पहुंच पाएंगे?
क्या हम हर संकेत को सही समय पर समझेंगे? और क्या ये व्यक्ति अब भी हमारे फैसलों पर छाया बनाए रखेगा? कहानी अब केवल सवालों और विकल्पों पर टिकी थी। हर उत्तर, हर कदम, हर निर्णय उनके साहस, बुद्धि और विश्वास पर निर्भर था। क्या आशा और ऋत्विक इस बार अतीत के बीज को पहचान पाएंगे? क्या वे उसकी कहानी को ट्विस्ट किए बिना सच को पकड़ पाएंगे? और क्या उनका सामना उस व्यक्ति से होगा जिसने बार बार उनके जीवन को मैनिपुलेट किया? कमरा अब पूरी तरह सस्पेंस में था। हर धड़कन, हर सांस, हर सोच, अ टेस्ट ऑफ करेज, अ बैटल ऑफ माइंड। क्या ये केवल उनकी शक्ति का परीक्षण था, या फिर उस व्यक्ति की कनिंग योजना उन्हें फिर से धोखा देने वाली थी? चैप्टर 84, ऋत्विक घायल। रात का अंधेरा अपने पूरे रौद्र रूप में फैल चुका था। शहर की रोशनी भी जैसे उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। सुरक्षित हाउस से निकलते ही आशा और ऋत्विक उस आखिरी ट्रेल की ओर बढ़े जो उन्हें कातिल तक ले जाने वाला था। रास्ता सुनसान पर डरावना था। हर कदम पर दोनों की सांसें तेज और धड़कनें अनियंत्रित हो रही थीं। ये जगह बहुत अजीब है, आशा ने फुसफुसाया। उसकी आंखें हर शैडो को स्कैन कर रही थी, हर आवाज पर ध्यान दे रही थी। लेकिन ऋत्विक ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, बस मेरे पीछे रहो। कोई भी गलती की स्थिति में मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन किस्मत का खेल था कि यही ट्रेल उन्हें सीधे उस फंसाने वाले जाल में खींचने वाला था। बिल्डिंग के आसपास का माहौल शांत पर घबराहट पैदा करने वाला था। पत्थर की खामोशी और टूटे हुए खिड़कियों से आती हवा दोनों के मन में अजीब सा डर भर रही थी। ऋत्विक, क्या तुम्हें लगता है कि वह यहाँ होगा? आशा ने अपने डर को दबाते हुए पूछा। ऋत्विक ने बिना पल के झपकाए उत्तर दिया, हमें केवल संकेतों का पालन करना होगा। मीरा और आरव ने हर कदम ट्रेस किया है। हमें उनकी इंटेलिजेंस पर भरोसा रखना होगा। लेकिन आशा, सावधान रहना। जैसे ही वे बिल्डिंग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक कुछ तेज आवाज, क्लिक, और उसके बाद गोली चलने की आवाज ने दोनों के शरीर में बिजली दौड़ा दी। आशा का हाथ ऋत्विक की ओर बढ़ा, लेकिन वह अपनी जगह जड़ सा खड़ा रह गया। गोली ने ऋत्विक के कंधे को छुआ और वह तुरंत झुक गया। खून उसका शर्ट भिगोने लगा। आशा की चीखें हवा में गूंज उठी। ऋत्विक, उसका हाथ ऋत्विक की पीठ पर टिक गया, पर वह अपने पैरों पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मैं ठीक हूँ, आशा। जल्दी चलो, हमें आगे बढ़ना होगा, ऋत्विक ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसकी आंखों में केवल और केवल संकल्प झलक रहा था। उसे पता था कि इस समय डर और दर्द केवल डिस्ट्रैक्शंस हैं। आशा ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ा और उसे अपने कंधे पर टिकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बिल्डिंग का अंदरूनी हिस्सा सुनसान और टूटा हुआ था। हर कोना, हर कॉरिडोर उनके लिए खतरे की तरह खड़ा था। ऋत्विक, ये सब क्या ये वही जगह है जहां पिछली बार? आशा की आवाज डर और चिंता के बीच फटी। ऋत्विक ने उसे शांत करते हुए कहा, अब कोई पिछली बार नहीं। हम इस बार अपनी स्ट्रैटेजी के साथ हैं। लेकिन हमें अवेयर रहना होगा। ये व्यक्ति हमें टेस्ट कर रहा है, हमारे रिएक्शंस, हमारे चॉइसेस, हमारी हिम्मत। बिल्डिंग के भीतर का माहौल और भी टेंस था। हर शैडो मूवमेंट उन्हें सतर्क कर रहा था। अचानक कुछ ध्वनि ने दोनों के कानों में शोर मचा दिया, एक हल्की सी चीख जो किसी दूर के पीछे से आती थी। ऋत्विक ने धीरे से कहा, ये संकेत है। देखो, हमें आगे बढ़ना होगा, पर डर के बिना। हमें उसे प्रोवोक नहीं करना। लेकिन उसी समय अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। किसी ने उन्हें सर्कल कर लिया था। ऋत्विक ने इंस्टिंक्टिवली आशा को पीछे धकेल दिया और खुद सामने खड़ा हो गया। गोली की आवाजें, धातु की टकराहट और उनकी तेज सांसें सभी एक डरावने सिम्फनी में बदल गए। ऋत्विक ने अपनी आखिरी शक्ति से अपनी बॉडी को शील्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन गोली उसके कंधे पर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। आशा की दुनिया ठहर सी गई। वह रोने लगी, पर उसकी आंखें केवल ऋत्विक पर टिक गईं। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, क्या वह ठीक रहेगा? क्या अब भी कातिल उनके सामने है? क्या यह उसका आखिरी मौका था कि वह अपने हीरो को खो दे? ऋत्विक ने दर्द से कराहते हुए कहा, आशा, मुझे छोड़ो मत। तुम ही हमारी कहानी की डायरेक्शन हो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, मुझे सही समय पर बचाना होगा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके शब्दों में उम्मीद और स्ट्रैटेजी दोनों झलक रही थी। आशा ने उसकी आंखों में देखा। ऋत्विक, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगी। पर क्या हम इस बार सही निर्णय ले पाएंगे? क्या हम इस जाल से सुरक्षित निकल पाएंगे? ऋत्विक ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर हम विश्वास करें, अगर हम अपनी इंटेलिजेंस और इंट्यूशन पर भरोसा रखें, तो हम निकल सकते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हर कदम पर क्या खतरा है? क्या हम उसे पहले पहचान पाएंगे या वह हमें मैनिपुलेट करता रहेगा? जैसे ही आशा ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा, उन्होंने मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हर कॉरिडोर, हर कमरे में घबराहट थी।
लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि वे इस बार रिएक्ट नहीं करेंगे, वे प्रोएक्टिवली मूव करेंगे। बिल्डिंग का आखिरी फ्लोर, जहां सभी पिछले क्लूज कन्वर्ज होते थे, उनके सामने था। ऋत्विक की चोट अब भी गंभीर थी, पर उसने अपने दर्द को इग्नोर किया। आशा ने उसके कंधे से खून को साफ करते हुए कहा, हम इसे खत्म करेंगे, हम उसे पकड़ेंगे। पर क्या हम सच में उसकी पूरी योजना समझ पाएंगे? क्या हम जानते हैं कि उसका अगला मूव क्या होगा? ऋत्विक ने धीरे से कहा, हमें उसकी साइकोलॉजी पढ़नी होगी। हमें उसके एवरी हिंट और मूव को डिकोड करना होगा। लेकिन क्या हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर वह उन्हें हमारे खिलाफ यूज करेगा? दोनों ने आखिरी कदम बढ़ाया। बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट, जहां सारे क्लूज और पुराने फुटप्रिंट्स कन्वर्ज होते थे। वहां साइलेंस था, पर ऐसा साइलेंस जो डेथ का संकेत दे रहा था। ऋत्विक, क्या ये वही जगह है? आशा ने धीरे से पूछा। हाँ, और अब केवल हमारी समझ, हमारा करेज और हमारा स्ट्रैटेजी ही हमें बचाएगा। पर क्या हम तैयार हैं? क्या हम उसे अपनी टर्म्स पर पकड़े बिना खुद को खो देंगे? दोनों के कदम एको कर रहे थे। हवा में सस्पेंस और टेंशन घुली हुई थी। हर शैडो, हर क्रैक, हर मूवमेंट उनके लिए सिग्नल था। लेकिन सवाल ये था, क्या वे इस बार करेक्ट इंटरप्रिटेशन देंगे, या फिर उनका फियर और ट्रॉमा उन्हें मैनिपुलेट करेगा? आशा ने अपने हाथों से ऋत्विक के हाथ को कसकर पकड़ा। हम इसे खत्म करेंगे, पर क्या हम दोनों सुरक्षित रहेंगे? क्या हमने अपनी स्ट्रैटेजी ठीक तरह से बनाई है, या फिर वह हमें फिर से धोखा देगा? ऋत्विक ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, हम अब केवल अपने दिमाग और इंट्यूशन पर भरोसा करेंगे। लेकिन क्या हमारी हिम्मत और इंटेलिजेंस हमें जीत दिलाएगी, या फिर वह व्यक्ति फिर से ट्विस्ट कर देगा हमारी कहानी? कमरा, शैडोज और उनकी हिम्मत सभी एक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे थे। हर हार्ट बीट, हर डिसीजन, हर सांस उन्हें आखिरी शोडाउन तक ले जा रही थी। क्या आशा और ऋत्विक इस बार अपनी इंटेलिजेंस और करेज के बल पर सर्वाइव कर पाएंगे? क्या वे कातिल की हर चाल पढ़ पाएंगे? और क्या ये रात उनके लिए जीत या हार लाएगी? सवाल हवा में तैर रहे थे, और जवाब केवल समय और उनकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर था। चैप्टर 85, आशा का टूटना। सफेद बर्फ की तरह ठंडी रात का माहौल शहर के अस्पताल के बाहर फैल चुका था। सड़क पर खामोशी और नीरवता, दोनों ही जैसे कुछ कह रही थी, पर किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अस्पताल के अंदर हलचल जारी थी, सीटी बज रही थी, कदमों की आवाज एको कर रही थी, और कहीं न कहीं मशीन्स की लगातार बीप बीप की आवाज मानो किसी जीवन और मृत्यु के बीच का काउंटडाउन बता रही थी। पर बाहर, जहां आशा खड़ी थी, वहां समय जैसे ठहर गया था। ऋत्विक, उसका नाम जब भी उसकी जुबान पर आता, उस शब्द में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि डर, चिंता और जीवन की सारी वेग भी शामिल हो जाती। वह अंदर अस्पताल में था, घायल, उसके कंधे में गोली लगी थी। हर हार्टबीट के साथ आशा की दुनिया हिल रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका हीरो, उसका साथी, उसका विश्वास कितना विथस्टैंड कर सकता है। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके दिल की धड़कनें, उसकी सांसें और उसके आंखों के आंसू, सब कुछ उसकी कमजोरी की कहानी बयान कर रहे थे। उसने अपने हाथों से चेहरे को ढक लिया, पर आंसू फिर भी उसके गालों से बह निकले। ऋत्विक, अगर तुम चले गए, अगर मैं तुम्हें खो दूं, उसका मन कांप उठा। उसकी सोच में एक अजीब सी त्रासदी समाई हुई थी। वह खुद से लड़ रही थी, क्योंकि जो वह महसूस कर रही थी, वह शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। अस्पताल के बाहर की रात के अंधेरे में आशा अकेली खड़ी थी, पर उसकी आंखों के भीतर इंटरनल बैटल जारी थी। वह उस समय मास्क नहीं लगा रही थी, न ही कोई प्रिटेंस, न ही कोई प्रोफेशनल कंपोजर। वह बस इंसान थी, जो अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रही थी। ऋत्विक की चोट गंभीर थी। उसने अपनी आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश की थी। गोली उसके कंधे में लगी थी, और दर्द इतना अनबेरेबल था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी एंटायर बॉडी उसे बट्रे कर रही है। पर उसकी चिंता केवल अपनी सेफ्टी की नहीं थी। उसकी चिंता थी केवल आशा की सुरक्षा की। और अब, आशा की आंखों में जो डर और दर्द झलक रहा था, वह उसे और भी डरावना लगा। आशा ने हॉस्पिटल के ग्लास डोर्स के पास खड़े होकर देखा कि किस तरह डॉक्टर्स और नर्सेस का एक ऑर्गेनाइज्ड केओस चल रहा था। लोगों की आवाजें, अर्जेंट ऑर्डर्स, बीप बीप की मशीन्स, ब्लड स्टेन शीट्स, सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने स्लो मोशन में चल रहा था। पर उसके लिए इस केओस में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, ऋत्विक। वह उसे अपने हाथों में पकड़ना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी कि वह अभी भी ब्रीथ कर रहा है, कि वह अभी भी जीवित है। पर हॉस्पिटल की स्टाफ और डॉक्टर्स की व्यस्तता ने उसे हेल्पलेसनेस की भावना में डाल दिया। उसका मन सवालों से भर गया, क्या वह सर्वाइव करेगा? क्या वह उसे फिर कभी देखने के लिए मुस्कुराएगा? क्या ये पुनर्जन्म, ये दूसरा जीवन, भी उसे लेने वाला है, जैसा पहली बार हुआ था? आशा ने अपनी पूरी शक्ति से खुद को कंट्रोल किया। उसने अपने आप से कहा, मैं रो सकती हूँ,
मैं डर सकती हूँ, पर मुझे उसे देखकर मजबूत होना होगा। मुझे विश्वास करना होगा कि हम दोनों सर्वाइव करेंगे। पर हर शब्द उसके दिल से निकलते हुए बस दर्द ही बनकर एको कर रहे थे। वह हॉस्पिटल की कॉरिडोर में चली गई। उसके कदम हल्के और अनसर्टन थे। हर स्टेप के साथ वह सोच रही थी कि क्या ऋत्विक की जान खतरे में है। क्या ये गोली उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगी? क्या यह उसका अंतिम डर है जिसे वह फेस कर रही है? दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि ऋत्विक की मेडिकल शीट पर उसका नाम लिखा हुआ था और उसके वाइटल्स मॉनिटर के नंबर्स फ्लिकर कर रहे थे। हर बीप उसकी धड़कन के साथ सिंक हो रही थी और हर फ्लिकर उसे रिमाइंड करा रहा था कि समय कम है, कि उसकी शक्ति, उसकी हिम्मत और उसकी स्ट्रैटेजी सब कुछ क्रिटिकल है। ऋत्विक, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि उस फियर के साथ डिटर्मिनेशन भी था। डिटर्मिनेशन कि वह उसे खोने नहीं देगी, डिटर्मिनेशन कि वह इस समय अपने इमोशंस को समझेगी और कंट्रोल करेगी। पर सवाल फिर भी मन में गूंज रहे थे, क्या वह तैयार है इस अल्टीमेट रियलिटी को फेस करने के लिए? क्या वह अपने दिल की कमजोरी को ओवरकम कर पाएगी? उसने अपनी बाहों में खुद को इमेजिनरी शील्ड बनाया, जैसे वह खुद को और ऋत्विक को उस अंधेरे से बचा रही हो। पर शैडो मूव कर रहे थे, हवा हल्की हल्की खतरनाक आवाजें ला रही थी और हॉस्पिटल की इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। आशा का मन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह मोमेंट सिर्फ टेस्ट है उनकी हिम्मत और लव का, या फिर डेथ की पहली वार्निंग। वह अपने आप से पूछ रही थी, क्या वह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगी? क्या वह अपनी कमजोरी को शक्ति में बदल पाएगी? क्या वह इस बार सही डिसीजन लेगी, या फिर उसके डर और चिंता उसे पैरालाइज कर देंगे? आशा ने अपना फोन निकाला। मीरा और आरव के मैसेजेस ने उसे थोड़ी क्लैरिटी दी थी कि कातिल ने ट्रैप्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के माध्यम से उन्हें मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की थी। पर क्या वह उनके मैनिपुलेशन को समझ पाएगी? क्या वह अपनी स्ट्रैटेजी सही बना पाएगी ताकि ऋत्विक को सुरक्षित रखा जा सके? वह हॉस्पिटल की कॉरिडोर के अंत में पहुंची। वहां से देखा कि आईसीयू का एंट्रांस खुला था। अंदर से वह देखकर फ्रोजन हो गई। ऋत्विक घायल, खून से लथपथ, पर उसकी आंखों में वही स्पार्क, वही डिटर्मिनेशन थी। आशा, उसने मुश्किल से कहा। उसकी आवाज वीक थी, पर उसकी आंखें उसकी शक्ति और ट्रस्ट को दिखा रही थी। मैं यहाँ हूँ ऋत्विक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इसे सर्वाइव करेंगे, हम इसे खत्म करेंगे। आशा की आवाज ट्रेम्बलिंग थी, पर उसके शब्दों में रेजोल्यूशन था। वह उसके पास दौड़ी। उसने अपनी बाहों से ऋत्विक को होल्ड किया। उनके दिल की धड़कनें सिंक हो रही थीं। उसका मन अब केवल एक ही बात में लगा था, ऋत्विक को बचाना, उसे महसूस कराना कि वह अभी भी यहाँ है, कि वह अभी भी ब्रीथ कर रहा है। लेकिन डर, चिंता और अनसर्टेनिटी अभी भी उनके चारों ओर घेर रही थी। आशा ने खुद से सवाल किया, क्या वह इस बार सही निर्णय ले पाएगी? क्या उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और हिम्मत सही तरीके से इस्तेमाल की है, या फिर उसके इमोशंस उसे बट्रे करेंगे? क्या ऋत्विक सर्वाइव करेगा, या यह उसका अंतिम मोमेंट होगा? हर हार्ट बीट, हर सांस और हर ब्लिंकिंग लाइट एक काउंटडाउन की तरह था। आशा ने अपने दिल को काम किया और खुद से कहा, हम इसे फेस करेंगे, हम इसे खत्म करेंगे। पर क्या हम सच में इस अल्टीमेट टेस्ट के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने डर और पेन को ओवरकम कर पाएंगे? आशा ने अपने हाथों से ऋत्विक के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने मिलकर इस दर्द और अनसर्टेनिटी को महसूस किया। पर उनके दिल में अब केवल एक ही इमोशन था, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट और एक दूसरे के लिए डिटर्मिनेशन। क्या आशा अपने सबसे कमजोर पल में खुद को संभाल पाएगी? क्या ऋत्विक सर्वाइव करेगा और दोनों फिर से सुरक्षित होंगे? क्या उनका करज और स्ट्रैटेजी कातिल के फाइनल ट्रैप्स को अनकवर कर पाएगी? सवाल हवा में तैर रहे थे, जवाब केवल समय, उनकी हिम्मत और उनकी इंटेलिजेंस पर निर्भर थे। चैप्टर 86 आखिरी मर्डर साइट। अंधेरा, ठंडी हवा और सुनसान बिल्डिंग का भूतिया माहौल, जैसे समय और जगह दोनों ही ठहर गए हों। आशा और ऋत्विक उस अंतिम लोकेशन पर खड़े थे, जहां सीरियल किलर ने अपने अगले और अंतिम खेल की योजना बनाई थी। यह अधूरा निर्माण, खंडहर की तरह टूटा हुआ और जर्जर दीवारों से भरा हुआ, किसी पुराने भूतिया नॉवल का सेट लगता था। धूल और मलबा हर जगह बिखरा हुआ था, और हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, धातु और कुछ चलते हुए चीजों की। ऋत्विक धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसका कंधा अभी भी घायल था, लेकिन डिटर्मिनेशन उसके कदमों को रोक नहीं रही थी। आशा उसके पास थी, उसके हाथ में उसकी बांह थी। उनका बीच का साइलेंस एक टेंस एंटिसिपेशन में बदल गया था। दोनों जानते थे कि यहाँ मौत बहुत करीब थी। एक ही गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था। ये जगह कातिल ने जानबूझकर चुनी होगी, ऋत्विक ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दर्द और चिंता दोनों झलक रहे थे, लेकिन उसके शब्द उसकी स्ट्रैटेजी और ऑब्जर्वेशन की गवाही दे रहे थे। आशा ने सहमति में सिर हिलाया। उसके दिल में भी वही डर और सस्पेंस था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया।
वह जानती थी कि अगर वह डरकर पीछे हट गई तो यह उनका आखिरी मौका भी हो सकता है। बिल्डिंग के अंदर का रास्ता अंधकार में था। उनकी टॉर्च की लाइट पर धूल की परतें चमक रही थीं। दीवारों पर पुराने ग्राफिटी, कुछ अशुभ निशान और टूटे हुए वुडन प्लैंक्स की छाया उन्हें और भी सतर्क कर रही थी। हर एको, हर हल्की आवाज उनके दिल की धड़कनें और तेज कर रही थी। ध्यान रखना, आशा, कोई भी सडन मूवमेंट, कोई भी नॉइज कातिल के लिए सिग्नल हो सकता है, ऋत्विक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में फियर नहीं था, बल्कि विजिलेंस और प्रोटेक्ट करने की इंस्टिंक्ट थी। आशा ने उसकी बाह मजबूत की। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, पर उसके भीतर क्वेश्चंस उठ रहे थे। क्या कातिल यहाँ वेटिंग कर रहा होगा? क्या ये ट्रैप होगा? क्या उनका पास्ट, उनके पुराने जीवन का शैडो उन्हें इसी बिल्डिंग में घेरेगा? जैसे ही वे बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में पहुंचे, वहां का दृश्य उनके लिए शॉकिंग था। धूल और मलबे के बीच कुछ इंटेंशनल मार्किंग्स, कुछ पैटर्न्स और कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, जैसे कोई रिचुअल या वार्निंग हो। ये सब डेलिबरेट था। ये सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी, बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देने का एक तरीका था। ऋत्विक ने ध्यान से देखा। उसकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ने उसे इमीडिएट रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने में मदद की। पर आशा का ध्यान पहले तो डर और सस्पेंस पर था। फिर उसने धीरे धीरे पैटर्न्स को समझना शुरू किया। वह समझ रही थी कि हर ऑब्जेक्ट, हर निशान और हर अरेंजमेंट कुछ कह रहा है, कुछ वो बताना चाहता है जो अभी छुपा हुआ है। ये सब प्लानिंग के बिना नहीं किया जा सकता, आशा ने कहा। उसकी आवाज में डर के साथ एनालिसिस का एलिमेंट भी था। कातिल चाहता है कि हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हों। वह चाहता है कि हम पैनिक करें, कि हम रैश डिसीजंस लें। ऋत्विक ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। हम पैनिक नहीं करेंगे, हम लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करेंगे। हम उसके गेम में उसकी तरह नहीं खेलेंगे। जैसे ही वे डीपर हॉल में गए, उनका ध्यान एक शैडो पर गया। वहां कुछ मूवमेंट था, पर बहुत सटल। उनकी पल्स तेज हो गई। यह कोई जीवित शैडो नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट का शैडो था, जो उनके डर और सस्पेंस को मैनिपुलेट कर रहा था। आशा ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद किया, सभी ट्रैप्स, सभी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे पहले भी इस तरह के मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ा है, और इस बार भी वह सर्वाइव कर सकती है। ध्यान रखना, ऋत्विक, ये बिल्डिंग सिर्फ फिजिकल डेंजर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। हमें काम रहना होगा, आशा ने कहा। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। उसने देखा कि उसकी आंखों में फियर तो था, पर उसके साथ साथ रिजॉल्व भी था। वह जानता था कि उनकी ताकत, उनका ट्रस्ट और उनकी इंटेलिजेंस ही उन्हें बचा सकती है। सेंट्रल हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कॉर्नर में कुछ अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स और मार्किंग्स थे। ये मार्किंग्स कुछ पुरानी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स के साथ रखे हुए थे। आशा ने देखा कि ये वही आर्टिफैक्ट्स थे जो पिछले केस फाइल्स और उनके इन्वेस्टिगेशन से जुड़े थे। ये तो हमारे पिछले इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है, आशा ने फुसफुसाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ आया कि कातिल ने डिलिबरेटली उन्हें पास्ट केसेस से कन्फ्रंट करने के लिए ये सब रखा है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर और इमोशनल मैनिपुलेशन का अंतिम अटेम्प्ट था। ऋत्विक ने कदम बढ़ाया। उसने देखा कि कुछ हिडन कैमरास और सेंसर्स भी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड थे। ये कंफर्म करता था कि कातिल ने उन्हें ऑब्जर्व किया था, एंटिसिपेट किया था। ये हमारी टेस्टिंग है, ये हमारी एंड्योरेंस और स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा है, ऋत्विक ने कहा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी, लेकिन चोट और फटीग के कारण उसका मूवमेंट स्लो हो रहा था। आशा ने देखा कि हॉल के आखिरी एंड में एक लैडर थी, जो ऊपर की फ्लोर तक जाती थी। वह जानती थी कि कातिल ने शायद वही ट्रैप सेट किया होगा। उसने धीरे से ऋत्विक की अटेंशन वहां शिफ्टेड की। जैसे ही वे लैडर की ओर बढ़े, अचानक एक वीक नॉइज सुनाई दी। दोनों फ्रीज हो गए। ये साउंड डेलिबरेट था या एनवायरनमेंट का इफेक्ट, उन्हें इमीडिएटली समझ नहीं आया। पर इंस्टिंक्टिवली उन्होंने मूवमेंट रोक दिया। क्या वह यहाँ है? आशा ने फुसफुसाया। उसका पल्स तेज हो गया। ऋत्विक ने आसपास देखा। शायद, पर हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पर भरोसा करना होगा। पैनिक करना यहाँ कोई सल्यूशन नहीं है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। आशा ने देखा कि लैडर की टॉप पर कुछ शैडो मूव कर रहा है। वह इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ में वेपन तैयार कर रही थी, पर साइमल्टेनियसली वह खुद को मेंटली तैयार कर रही थी कि उन्हें ट्रैप, डेंजर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दोनों का सामना करना है। जैसे ही वे टॉप पर पहुंचे, वहां एक कन्फाइंड रूम था। कमरे के अंदर डिम लाइट और ओल्ड फर्नीचर स्कैटर्ड था, पर सेंट्रल पॉइंट पर कुछ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स रखे थे, जैसे किसी ने पिछले मर्डर्स की कहानी को रिक्रिएट किया हो। आशा का दिल ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। उसे समझ आया कि यह कातिल का अल्टीमेट गेम जोन था। हर ऑब्जेक्ट,
हर शैडो और हर मार्किंग उसे साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमा देने के लिए रखी गई थी। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। उसने देखा कि आशा ओवरवेल्म थी, पर फियर के साथ साथ उसने अपनी रिजॉल्व भी बनाए रखा था। हम इसे सर्वाइव करेंगे, हम इसे खत्म करेंगे, हम उसे फेस करेंगे, सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी, ऋत्विक ने फुसफुसाया। कमरे में साइलेंस फैल गया। दोनों ने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू किया। हर शैडो, हर साउंड, हर ऑब्जेक्ट उन्हें पास्ट मेमोरीज और फियर से कन्फ्रंट कर रहा था। आशा ने खुद से सवाल किया, क्या ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर उन्हें तोड़ पाएगा? क्या कातिल ने उनकी कमजोरियों को एंटिसिपेट किया था? क्या उनकी ट्रस्ट और स्ट्रैटेजी उन्हें बचा पाएगी? जैसे ही वे सेंट्रल रूम के सेंटर में पहुंचे, अचानक एक डिजिटल डिवाइस ब्लिंक करने लगी। उस डिवाइस पर कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेजेस दिखाई दे रहे थे। आशा ने उसे देखा और तुरंत रियलाइज किया कि यह वही फाइनल क्लूज थे जो उन्हें कातिल की आइडेंटिटी और उसके मोटिव्स तक ले जाएंगे। ये सब हमें फाइनल शोडाउन के लिए तैयार कर रहा है, आशा ने कहा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी और डर के साथ साथ उसे एंटिसिपेशन भी थी कि अब हम आखिरी बार कातिल से सामना करेंगे। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। उसने महसूस किया कि उनका बैटल सिर्फ फिजिकल नहीं होगा, बल्कि यह उनके माइंड और इमोशन का भी कॉन्फ्रंटेशन होगा। कमरे में साइलेंस और सस्पेंस घेर रहा था। हर मोमेंट, हर हार्टबीट उन्हें एंटिसिपेट करवा रही थी कि कब अगला मूव होगा। आशा ने खुद से पूछा, क्या हम सही निर्णय लेंगे? क्या हम अपने पास्ट ट्रॉमा और फियर्स को ओवरकम करेंगे? क्या हम अपने इंटेलेक्ट और करेज का सही इस्तेमाल करेंगे? क्या इस आखिरी शोडाउन में हम जीत पाएंगे, या हमारी प्लानिंग कहीं फेल हो जाएगी? क्वेश्चंस उनके माइंड में कंटिन्यूअसली गूंज रहे थे। क्या हमें फाइनल क्लूज डिसाइफर करने में सफलता मिलेगी? क्या कातिल अपनी अल्टीमेट ट्रिक खेलने वाला है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम सर्वाइव करेंगे, या ये हमारा अंतिम कॉन्फ्रंटेशन होगा? साइलेंस घना था, सस्पेंस अनबेरेबल, और दोनों, ऋत्विक और आशा, रेडी थे फाइनल शोडाउन के लिए। चैप्टर 87, मीरा और आरव का निर्णायक सबूत। मीरा और आरव की आंखों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एन्क्रिप्शन की सीरीज ब्लिंक कर रही थी। कमरे में एक गहरी सन्नाटा थी, सिर्फ कंप्यूटर की हल्की सी ध्वनि और उनकी सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। ये दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह उस गहरे रहस्य की कुंजी थी जिसने आशा के पिछले और वर्तमान जीवन की सारी गुत्थियां जोड़ रखी थी। मीरा ने धीरे से कर्सर हिलाया और डिक्रिप्टेड फाइल को खोला। जैसे ही वीडियो स्क्रीन पर आया, कमरे का तापमान अचानक गिरा सा गया। स्क्रीन पर एक डिमली लिट रूम दिखाई दे रहा था, पुराने रिकॉर्डिंग कैमरों की तरह। लेकिन उसमें जो व्यक्ति था, उसका प्रेजेंस इतना चिलिंग था कि दोनों का पल्स तेज हो गया। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, मीरा, ये वही है, वही कातिल। उसकी आवाज में डर और डिसबिलीफ दोनों झलक रहे थे। मीरा ने नोट किया, उसके हाथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थिर नहीं थे। देखो, ये सिर्फ उसका चेहरा नहीं है, यह उसका मोटिव, उसकी सोच, उसकी प्लानिंग सब दिखा रहा है। वीडियो में कातिल की आवाज डिस्टॉर्टेड थी, लेकिन मीरा और आरव को पता था कि यह डेलिबरेट था। वह अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था, पर उसके एक्शंस, उसकी मूवमेंट्स और उसका बॉडी लैंग्वेज रिवील कर रहे थे कि उसने हर स्टेप केयरफुली प्लान किया था। ये देखो, मीरा ने पॉज बटन दबाया और स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीन पर कातिल के हाथ में कुछ पेपर्स थे, कुछ ओल्ड केस फाइल्स, कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स। वह रिकॉर्ड्स और फोटोज वही थे जो आशा और ऋत्विक ने पिछले इन्वेस्टिगेशंस में देखे थे। आरव ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब है, कातिल ने हमारे सारे प्रीवियस केसेस ट्रैक किए हैं। उसने हमारे हर स्टेप का एंटिसिपेट किया। और ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, यह उसके लिए एक स्टोरी लिखने जैसा है, जैसे वह खुद एक ऑथर हो और हम उसकी कहानी के कैरेक्टर्स। मीरा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और यह वही पॉइंट है जहाँ सब गलती होती है। उसने पास्ट ट्रॉमा, पास्ट मिस्टेक्स और पास्ट फियर्स को मैनिपुलेट किया। वह चाहता है कि हम उसकी स्क्रिप्ट में फोर्स डिसीजंस लें, लेकिन अब हम जानते हैं, अब हम अवेयर हैं, यही हमारी ताकत है। दोनों ने वीडियो को आगे बढ़ाया। इस बार फुटेज में कुछ और शॉकिंग एलिमेंट्स थे। कातिल ने डायरेक्ट कन्फेशन किया। उसने अपने हाथों से क्राइम्स को स्टेज किया, अपने कैलकुलेशंस और मैनिपुलेशंस का रीजनिंग बताया। सबसे चिलिंग पार्ट ये था कि उसने करिश्मा का नाम लिया, वो करिश्मा जो पिछले चैप्टर्स में आशा के सामने एक प्यारी बहन और सपोर्ट सिस्टम के रूप में प्रस्तुत हुई थी। मीरा की आंखें फैल गईं। करिश्मा, वह फुसफुसाई। आरव ने भी डिसबिलीफ में सिर हिलाया। इट कांट बी, पर ये वीडियो सबूत है। उसने अपने वर्ड्स में एडमिट किया कि करिश्मा का इन्वॉल्वमेंट है, और सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं, वह मास्टरमाइंड है। मीरा ने कर्सर दबाया और जूम किया। स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स और फोटोज में कुछ अनोमलीज दिख रहे थे। देखो, ये वही पुरानी मेडिकल फाइल्स हैं।
ये वही फाइल्स हैं जो आशा के प्रीवियस लाइफ से जुड़ी थी। मतलब ये साजिश पुरानी है। कोई पुराने समय से इसे प्लान कर रहा था। एक बीज बोया गया था और अब इसका फल मिल रहा है। आरव ने ध्यान से देखा। तो ये केवल पर्सनल रिवेंज नहीं है। यह उसको स्टोरी रीराइट करने जैसा है। वह चाह रहा है कि आशा अपनी ओन फेट को उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में वह चाहता है, जैसे वह अपनी कहानी का ऑथर हो। मीरा ने हल्की सांस ली। हमारे पास अब सॉलिड एविडेंस है। उसके मोटिव्स, उसके नेटवर्क और करिश्मा का इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ यहाँ है। अब कोई डाउट नहीं रह गया। आरव ने हेड नॉट किया। अब ये एविडेंस सिर्फ हमारे लिए नहीं, पुलिस और न्याय के लिए भी क्रूशियल है। ये पूरा नेटवर्क एक्सपोज करेगा। करिश्मा की साजिश का पूरा पैटर्न सामने आएगा। मीरा ने पॉज बटन दबाया और स्क्रीन पर कर्सर हॉवर किया। देखो, उसकी प्लानिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड है। उसने हर स्टेप, हर ट्रैप एंटिसिपेट किया। उसके पास साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की पूरी स्ट्रैटेजी है। पर यह भी सच है कि उसने अंडरएस्टिमेट किया आशा और ऋत्विक की इंट्यूशन और डिटर्मिनेशन को। आरव ने कंप्यूटर मॉनिटर के सामने बैठे हुए महसूस किया कि यह सिर्फ बैटल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉर, इंटेलेक्ट वॉर और पेशेंस का अल्टीमेट टेस्ट है। हमारे पास क्लूज हैं, लेकिन अब एग्जीक्यूशन मैटर करेगा। हमें आशा और ऋत्विक को गाइड करना होगा, वरना ये लास्ट शोडाउन फेटल हो सकता है। मीरा ने डीप ब्रेथ लिया। हाँ, और हमें यही करना होगा। जल्दी, लेकिन सोच समझकर। ये सिर्फ डिजिटल क्लूज नहीं है, ये लाइफ एंड डेथ की कहानी है। यदि हम एक्यूरेट नहीं हुए, तो अगले मोमेंट से रिवर्सिबल हो सकते हैं। दोनों ने वीडियो को केयरफुली रिवाइंड किया। हर सीन, हर फ्रेम को एनालाइज किया जा रहा था। उन्होंने देखा कि कातिल ने पास्ट विक्टिम्स, पास्ट इंटरैक्शंस और पास्ट मिस्टेक्स को मेटिकुलसली प्लान किया था। यह कोई रैंडम किलिंग स्प्री नहीं था, यह ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलसली कैलकुलेटेड और डीपली पर्सनल रिवेंज थी। मीरा ने सडनली कुछ हाइलाइटेड किया। देखो ये सेगमेंट, उसने करिश्मा और प्रीवियस लाइफ के इंटरैक्शंस को मैनिपुलेट किया। ये वही प्रूफ है कि उसने मल्टीपल आइडेंटिटीज और लेयर्स क्रिएट की हैं। अब हमें सिर्फ पैटर्न डिसाइफर करना है। आरव ने उसका एनालिसिस सुना और बोले, इस पैटर्न के आधार पर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगला मूव क्या होगा। हम फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में रेडी रह सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये रोड मैप है। मीरा ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर हाथ रखा। उसकी आंखें गंभीर थीं, पर रिजॉल्व में मजबूती थी। हम इसे आशा और ऋत्विक तक पहुंचाएंगे। उन्हें फाइनल शोडाउन के लिए आर्म करेंगे। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम जानते हैं कि कौन मास्टरमाइंड है, कौन अकम्प्लिस है और कौन विक्टिम बना हुआ है। अब टाइमिंग और स्ट्रैटेजी मैटर करेगी। आरव ने नोट किया। हमें ये वीडियो, ये प्रूफ सिक्योर करना होगा। कातिल को पता नहीं होना चाहिए कि हमें उसका नेटवर्क डिकोड करने का एविडेंस मिला है। एक मिसटेप और वो फिर से डिसअपीयर हो सकता है। मीरा ने कंप्यूटर स्क्रीन से डेटा को कॉपी किया। डिजिटल एविडेंस रेडी है। हम इसे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ क्रॉस चेक करेंगे। इसके बाद आशा और ऋत्विक फाइनल एनकाउंटर में कॉन्फिडेंट होंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में वही टेंशन और एंटिसिपेशन थी जो कई दिनों से चल रही थी। ये सिर्फ एविडेंस कलेक्शन नहीं था, ये फाइनल प्रिपरेशन का क्रिटिकल मोमेंट था। मीरा ने विस्पर किया, क्या तुम सोचते हो कि आशा समझ पाएगी कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा था? आरव ने गंभीरता से कहा, हाँ, और यही उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जब वह जान लेगी कि पूरा गेम उसके चारों ओर ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, तभी वह सही डिसीजंस ले सकेगी। यही उसका अल्टीमेट पावर होगा। मीरा ने नोट किया, लेकिन सवाल यह है, क्या वह इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर विथस्टैंड कर पाएगी? क्या उसने पहले के ट्रॉमा को ओवरकम किया है? आरव ने धीमे स्वर में कहा, हम उसे गाइड कर सकते हैं, पर आखिरी डिसीजन हमेशा उसका होगा। उसकी इंट्यूशन और करेज पर अब पूरी रिलायंस होगी। यही उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। दोनों ने स्क्रीन से आखिरी टाइम स्टैम्प को देखा। ये वीडियो सिर्फ एक चेक पॉइंट नहीं है, ये क्लाइमैक्स की स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अगले मूव्स क्रूशियल हैं। हमें प्लान करना होगा, एंटिसिपेट करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे काम रहना होगा। मीरा ने डीप ब्रेथ लिया। ये फाइनल शोडाउन का फाउंडेशन है। एविडेंस, पैटर्न और मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी, सब हमारे हाथ में है। अब सवाल यह है, क्या हम उसे सही समय पर डिलीवर करेंगे? क्या आशा और ऋत्विक इसे सही तरीके से यूज करेंगे? आरव ने कर्सर हॉवर करते हुए कहा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मास्टरमाइंड का ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर एस्टिमेशन उसकी डाउनफॉल का कारण बनेगा? क्या उसकी प्लानिंग, उसकी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन उसे खुद ट्रैप्स में फंसा देगी? मीरा ने अपनी आंखें स्क्रीन से हटाकर आरव की तरफ देखा। क्या तुम सोचते हो कि आशा रेडी है? क्या वह फियर को ओवरकम कर पाएगी और मास्टरमाइंड के सामने खड़ी होगी?
आरव ने गंभीर स्वर में कहा, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने अपने पास्ट ट्रॉमा और प्रेजेंट चैलेंजेस को कैसे इंटीग्रेट किया है। और हमारी ड्यूटी उसकी सपोर्ट करना, गाइड करना, ताकि फाइनल कॉन्फ्रंटेशन उसके फेवर में हो। दोनों ने कंप्यूटर स्क्रीन को केयरफुली शट डाउन किया। उनका मिशन अब क्लियर था। डिजिटल एविडेंस सिक्योर था, मास्टरमाइंड और अकम्प्लिस की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई थी, और नेक्स्ट स्टेप केवल आशा और ऋत्विक पर डिपेंडेंट था। मीरा और आरव ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में टेंशन, डिटर्मिनेशन और एंटिसिपेशन थी। अब केवल एक चीज बाकी है, क्या आशा और ऋत्विक मास्टरमाइंड के फाइनल ट्रैप और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को सर्वाइव कर पाएंगे? क्या मास्टरमाइंड का ओवर कॉन्फिडेंस उसकी डाउनफॉल साबित होगा? और क्या करिश्मा की साजिश पूरी तरह उजागर होगी? क्वेश्चंस उनके दिमाग में गूंज रहे थे, सस्पेंस पैल्पेबल था। अब सिर्फ समय बताएगा कि अगला कदम कौन उठाएगा और फाइनल शोडाउन किसका फेवर करेगा। चैप्टर 88 आशा का सामना उकसावा। अधूरी इमारत की ठंडी हवा में धूल के कण उड़ रहे थे, और उस सुनसान जगह की गूंज में कदमों की आवाजें और कहीं दूर से आती हुई सायरन की धीमी गूंज मिल रही थी। आशा ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब तक की सबसे अधिक डिटर्मिनेशन झलक रही थी। ऋत्विक उसके बगल में खड़ा था, घायल, लेकिन अभी भी उसका प्रोटेक्टर बनकर। उसकी आंखों में दर्द और चिंता दोनों के मिश्रित भाव थे, पर आशा ने महसूस किया कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। ये वही जगह है, आशा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं, सिर्फ ठंडा रिजॉल्व। जहां सारी कहानी खत्म होने वाली है, या फिर नई शुरुआत। ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा। तुमने तैयारी कर ली है? उसने पूछा, क्योंकि वह जानता था कि इस कॉन्फ्रंटेशन में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी निर्णायक होगी। आशा ने सिर हिलाया। मैं डरने वाली नहीं, इस बार मैं अपनी ही कहानी लिखूंगी। उसकी बातों में अचानक एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई आइसबर्ग उसकी काम सरफेस के नीचे उबल रही हो। और तभी शैडो में वह दिखाई दिया, कातिल। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला, पर उसकी आंखों में वही मैडनेस और कैलकुलेटेड कनिंग साफ झलक रही थी। उसकी हंसी धीमी, सिनिस्टर और ऑलमोस्ट थिएट्रिकल थी। आशा, उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने सोचा कि तुम अब सब कुछ कंट्रोल कर सकती हो। ये खेल, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आशा ने कदम बढ़ाया, उसके हाथ थोड़े आगे बढ़े, रेडी फॉर कॉन्फ्रंटेशन। तुमने मुझे डराया नहीं, तुमने मुझे चुनौती दी, और मैंने उसे स्वीकार किया। पर अब मैं कमजोर नहीं हूँ। ये डर तुम्हारे हाथों का काम नहीं है, ये तुम्हारे खुद की ईगो का परिणाम है। कातिल ने आईब्रोज उठाया। उसकी आवाज में स्लाइट इरिटेशन मिक्स्ड विद अम्यूजमेंट था। इंटरेस्टिंग, लगता है कि तुम्हें अपनी पावर की एक झलक मिल गई है। पर तुम भूल रही हो, आशा, मैं वही राइटर हूँ, मैं वही डायरेक्टर, और यह कहानी मेरे हाथ में है। तुम सिर्फ कैरेक्टर हो जिसे मैंने मैनिपुलेट किया है। आशा ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, कैरेक्टर शायद पहले मैं थी, पर अब मैं ऑथर भी हूँ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मेरी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट किया, पर यह भूल गई कि मैं अपनी ओन स्टोरी को रीराइट करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ। कातिल ने झुकी हुई आंखों से देखा, और अचानक उसकी बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव हो गई। तुमने सोचा कि तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हें कंट्रोल मिलेगा। नहीं, तुम सिर्फ पपटियर की गुलाम हो। तुम वही करोगी जो मैंने प्लान किया है। आशा ने धीमे स्वर में कहा, देखो, तुमने मुझे मैनिपुलेट किया, मुझे डराया, पर इससे मैंने अपनी लिमिट्स को पहचाना। तुम्हारी हर ट्रिक, तुम्हारा हर मूव, मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि अगला स्टेप क्या होगा, और मैं रेडी हूँ। कातिल ने सडन मूव किया। उसका हाथ तेजी से बाहर आया, लेकिन आशा ने अपने इंस्टिंक्ट से उसे डॉज कर लिया। गुड रिफ्लेक्सेस, उसने कहा, पर यह सिर्फ शुरुआत है। ऋत्विक ने पीछे से इंटरवीन करने की कोशिश की, पर कातिल ने उसकी नजरों में सटल थ्रेड डाल दिया, जैसे कहना चाहता हो कि यह मेरा गेम है। आशा ने उसकी तरफ फुल अटेंशन से देखा। हाँ, ये तुम्हारा गेम है, पर तुम भूल रहे हो, इस बार मैं रूल्स बदल रही हूँ। तुम सोचते हो कि मैं डर जाऊंगी, पर यह फिर मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कातिल ने हंसी में क्रैक किया। उसकी वॉइस में सडन रेज था। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, आशा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आशा ने धीमे स्वर में कहा, अंडर एस्टिमेट करना? मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करती। मैंने सिर्फ वेट किया, ऑब्जर्व किया, और अब रेडी हूँ। तुम्हारी हर वीकनेस, हर फ्लॉ सब मेरे सामने है, और अब मैं उसे एक्सप्लॉइट करूंगी। कातिल का एक्सप्रेशन सडन चेंज हुआ। उसकी आइज वाइडेंड, और वह महसूस करने लगा कि शायद उसने सच में सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट किया था। उसकी माइंड फास्ट कैलकुलेशंस कर रही थी, पर आशा का कंपोजर उसे अनर्व कर रहा था। तुम मेरी प्लानिंग को एंटिसिपेट कर सकती हो, कातिल ने ऑलमोस्ट विस्पर में कहा। इम्पॉसिबल, आशा ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। इम्पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ पेशेंस और ऑब्जर्वेशन की बात थी।
तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ईगो, यही तुम्हारी डाउनफॉल है। तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ, पर मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे हर मूव को एनालाइज किया है। कातिल ने गहरी सांस ली। उसका माइंड कंफ्यूज हो रहा था। उसने सोचा कि उसने सब कुछ कंट्रोल में रखा, पर अब आशा उसे साइकोलॉजिकली प्रोवोक कर रही थी। उसका खुद का गेम उसके अगेंस्ट जा रहा था। आशा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने मुझे मजबूत बना दिया। हर ट्रॉमा, हर चैलेंज, हर डर, सब मुझे रेडी कर गया है। अब मैं तुम्हारे सामने स्टैंड कर रही हूँ, न डर के साथ, न रिग्रेट के साथ, सिर्फ डिटर्मिनेशन के साथ। कातिल का हाथ शेकिंग था। उसकी ब्रीदिंग इरेगुलर हो रही थी। उसने रियलाइज किया कि यह वही मोमेंट है जब उसकी कैलकुलेशंस फेल करने वाली हैं। उसका ईगो, उसकी कनिंग और उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे कॉर्नर में ले आए थे। तुम समझती हो कि तुम्हारा एडवांटेज, मेरा एडवांटेज, सब बदल गया है। उसने ऑलमोस्ट स्क्रीम करते हुए कहा। आशा ने हल्की हंसी में जवाब दिया, हाँ, अब एडवांटेज मेरा है। तुम्हारी मैनिपुलेशंस तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं। तुम्हारी स्ट्रैटेजी अनरावल हो रही है। और अब मैं तैयार हूँ तुम्हारे हर मूव को एंटिसिपेट करने के लिए। कातिल ने अपने हाथों से कुछ अग्रेसिव गेस्चर्स किए, पर आशा ने उसके हर मूव को एफर्टलेसली डॉज किया। उसका कंपोजर और क्लैरिटी उसकी साइकोलॉजिकल डोमिनेंस को रीडिफाइन कर रही थी। तुम सोचते हो कि मैं डर जाऊंगी? आशा ने कहा, नहीं, अब डर सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ट्रिक्स फेल हो रही हैं। तुम्हारी मैनिपुलेशंस यूजलेस हो गई हैं। तुम केवल अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ट्रैप्ड हो रहे हो। कातिल ने लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट किया। उसने सडन मूव किया, पर आशा ने उसे इंटरसेप्ट किया। उसकी आइज फोकस्ड, मूवमेंट्स कैलकुलेटेड। हर डॉज, हर काउंटर उसे मेंटली ब्रेक कर रही थी। तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, आशा ने कहा, पर मैं वही हूँ जिसने कंट्रोल लिया है। अब कहानी मेरी है, गेम मेरा है, और तुम्हारा डाउनफॉल इनएविटेबल है। कातिल के फेस पर पैनिक और डिसबिलीफ दोनों दिख रहे थे। उसने रियलाइज किया कि वह केवल एक पपट मास्टर नहीं रहा, अब वह उस पपट की स्ट्रैटेजीज के सामने पावरलेस था। तुमने मुझे प्रोवोक किया, उसने विस्पर में कहा, पर ये फाइनल मिस्टेक होगी। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुमने सोचा, पर अब मैं काम हूँ। मैं अवेयर हूँ, और यही मेरी ताकत है। क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम्हारा ईगो तुम्हें बचाएगा? कातिल का माइंड रेसिंग था। उसकी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बैकफायर हो रही थी। उसकी ओन फियर्स, इनसिक्योरिटीज और ओवर कॉन्फिडेंस उसे ट्रैप कर रहे थे। आशा ने धीरे से कदम बढ़ाया, और उसके प्रेजेंस में कंप्लीट डोमिनेंस फील कर रही थी। उसका काम कंपोजर, उसके एनालिटिकल माइंड और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी कातिल को उसकी ही चतुराई में फंसा रही थी। लेकिन सवाल अभी भी रह गए थे, कातिल की ओवर कॉन्फिडेंस उसे किस हद तक गिरा सकती है? क्या आशा और ऋत्विक इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को सर्वाइव करेंगे? और करिश्मा की साजिश का रोल अब कैसे सामने आएगा? मीरा और आरव जो दूर से मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनकी आंखों में भी टेंशन थी। क्या आशा रेडी है? मीरा ने विस्पर में पूछा। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, पर मास्टरमाइंड अंडर एस्टिमेट कर रहा है। यही उसकी डाउनफॉल बनेगी। अब फाइनल मूव्स क्रूशियल हैं। क्या वह अपने ईगो और कनिंग से बाहर निकल पाएगा? सन्नाटा बढ़ गया। हवा में सस्पेंस पैल्पेबल था। अब केवल एक चीज क्लियर थी, आखिरी शोडाउन शुरू हो चुका था, और साइकोलॉजिकल बैटल के हर मूव में लाइफ और डेथ की स्टेक्स थी। क्या आशा मास्टरमाइंड के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को एंटिसिपेट कर पाएगी? क्या कातिल अपनी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अल्टीमेट डाउनफॉल का शिकार होगा? और क्या करिश्मा की साजिश पूरी तरह उजागर होगी? चैप्टर 89, सीरियल किलर गिरफ्तार। अधूरी इमारत की छत पर, जहां धूल और मलबा हर कदम पर फिसलन पैदा कर रहे थे, वातावरण तनाव और सस्पेंस से भरा था। हवा में गंध थी खून और धूल की, और कहीं कहीं आग की हल्की जलती खुशबू। आशा और ऋत्विक वहां खड़े थे, रेडी टू कन्फ्रंट द मास्टरमाइंड। ऋत्विक का कंधा अभी भी घायल था, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट की झलक थी। उसने अपने हाथों से बैंडेज टाइटली बांध लिया था, और हर मूव के लिए तैयार था। आशा के चेहरे पर काम और फोकस्ड एक्सप्रेशन था, पर उसके अंदर की आग किसी स्टॉर्म की तरह उबल रही थी। कातिल उस पार शैडो में खड़ा था, उसकी आंखों में वही अजीब, सिनिस्टर चमक, और चेहरे पर हंसी, जो किसी ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिश्रण हो। वह जानता था कि अब उसकी ट्रिक्स फेल हो रही हैं, पर ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे रोक रखा था कि वह रिट्रीट करे। आशा, उसने धीरे से कहा, उसका स्वर अब पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं रहा। तुमने सोचा कि तुम मुझे कॉर्नर कर सकती हो। ये खेल तुम्हारे हाथ में नहीं है। आशा ने उसे निहारते हुए कहा, अब ये खेल मेरा है। तुम्हारी हर मैनिपुलेशन, हर साइकोलॉजिकल ट्रैप, सब मुझे अवेयर कर गया है। तुम भूल गए कि मैं सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, मैं एंटिसिपेट करती हूँ। कातिल ने सडनली अपनी पोजीशन बदल दी।
उसका हाथ तेजी से बाहर आया, एक लास्ट डेस्परेट अटैक। लेकिन आशा ने अजाइल मूव करके उसे डॉज किया। उसकी हर मूवमेंट प्रिसाइज, कैलकुलेटेड और डेडली एक्यूरेट थी। ऋत्विक ने देखा कि आशा अब कंप्लीट कंट्रोल में थी। उसकी काम डिमीनर और फोकस्ड माइंड कातिल के ईगो को चैलेंज कर रही थी। उसने भी अपनी लास्ट स्ट्रेंथ को गैदर किया। वह जानता था कि अब या तो ये कॉन्फ्रंटेशन खत्म होगी या फिर किसी की लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। कातिल ने फिर हमला किया, पर आशा ने उसे इंटरसेप्ट किया। तुमने सोचा कि तुम ओवरपावर कर सकते हो, आशा ने कहा। नहीं, ये वही मोमेंट है जब तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे खिलाफ साबित होगा। कातिल ने हाँफते हुए कहा, इम्पॉसिबल, तुम सिर्फ ह्यूमन हो, तुम्हें यह नहीं पता कि मैंने कितनी केयरफुली प्लान्स किए हैं। आशा ने मुस्कुराया, उसकी आंखों में शार्पनेस थी, जैसे प्रीडेटर और प्रे का खेल। प्लान्स, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने एंटिसिपेट किया। तुम्हारी हर वीकनेस, तुम्हारी हर फ्लॉ मेरे सामने एक्सपोज्ड है। और अब मैं वही कदम उठाऊंगी जो तुम्हें कोना में ले जाएगा। ऋत्विक ने कदम बढ़ाया। उसने कातिल की तरफ लास्ट स्ट्रेंथ के साथ मूव किया। उसकी हाथों की चोट अब कोई बैरियर नहीं थी। उसने एड्रेनलिन की मदद से कातिल की बॉडी को लॉक किया और हाथ में मजबूत ग्रिप से उसे पकड़ लिया। अब तुम फिनिश हो गए, ऋत्विक ने कहा। कातिल ने हंसते हुए कहा, फिनिश? कहानी खत्म नहीं हुई, आशा, पर उसकी आवाज शेकी थी। उसकी ईगो की ताकत अब डिमिनिश हो रही थी। आशा ने उसका फेस देखा, उसका काम कंपोजर उसके साइकोलॉजिकल डोमिनेंस को दिखा रहा था। अब नहीं, उसने कहा, तुम अपनी साजिशों में फंसे। तुम्हारी मैनिपुलेशंस बैकफायर हो गई हैं। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा ईगो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। कातिल ने लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट किया, स्ट्रगलिंग, फाइटिंग, पर ऋत्विक ने उसे और मजबूत पकड़ लिया। हथकड़ियां तुरंत लगाई गईं। उसकी आंखों में डिसबिलीफ, रेज और हेल्पलेसनेस की मिश्रित झलक थी। तुमने सोचा कि यह इजी होगा, कातिल ने ऑलमोस्ट विस्पर में कहा। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, आशा ने कामली कहा। अंडर एस्टिमेट नहीं, मैंने बस पेशेंटली ऑब्जर्व किया। अब तुम पावरलेस हो, तुम्हारी हर ट्रिक फेल हो गई। अब जस्टिस और ट्रूथ डोमिनेट कर रही हैं। ऋत्विक ने कातिल को फर्मली होल्ड किया। उसने देखा कि कातिल का ओवर कॉन्फिडेंस उसे कॉर्नर में ले आया था। वह रियलाइज कर रहा था कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के साथ साथ फिजिकल कंट्रोल भी उसकी डाउनफॉल का कारण बन रहा था। आशा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे डराया नहीं, तुमने मुझे चुनौती दी। और मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। अब यह मोमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे द्वारा किए गए हर अपराध के लिए है। कातिल ने हाँफते हुए कहा, तुम सच में अनस्टॉपेबल हो। हाँ, आशा ने रिप्लाई किया। अब कोई फियर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। अब तुम्हारी स्टोरी खत्म होगी और जस्टिस प्रिवेल करेगी। हवा में सस्पेंस पैल्पेबल था। ऋत्विक और आशा दोनों अवेयर थे कि यह मोमेंट सिर्फ कैप्चर का नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल क्लोजर का भी था। कातिल ने खुद को रेजिस्ट किया, स्ट्रगलिंग, लेकिन आशा और ऋत्विक की कंबाइंड स्ट्रेंथ ने उसे कंप्लीटली ओवरपावर कर दिया। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी ईगो और कनिंग तुम्हें बचा पाएगी? आशा ने कातिल से पूछा। क्या तुम अभी भी अपनी ट्रिक्स में बिलीव कर रहे हो, या आप समझ रहे हो कि हर मैनिपुलेशन का जवाब भी मौजूद है? कातिल ने कुछ नहीं कहा। उसकी आइज ग्राउंड की ओर झुकी हुई थी। उसकी हंसी अब केवल हॉलो थी। ऋत्विक ने लास्ट ग्रिप और टाइटन किया। अब तुम सेफ नहीं हो, उसने कहा। जस्टिस के लिए कोई लूपहोल नहीं। आशा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। क्या ये फीलिंग ऑफ अल्टीमेट कंट्रोल तुमने महसूस की है? क्या तुम जान रहे हो कि अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है? क्या ये वही क्लोजर है जो तुम्हारे लिए इनेविटेबल था? कातिल की बॉडी टेंस थी। उसकी साइकोलॉजिकल डोमिनेशन अब कोलैप्स हो चुकी थी। उसकी ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो और कनिंग सभी ने उसे ट्रैप कर दिया था। और जैसे ही हथकड़ियां पूरी तरह टाइट हुई, वह रियलाइज कर गया कि अब वह पूरी तरह पावरलेस था। क्या ये सच में खत्म हुआ? उसने विस्पर में कहा। क्या मैं हमेशा के लिए ट्रैप्ड हूँ? आशा ने काम और अनवेवरिंग वॉइस में कहा, हाँ, अब तुम ट्रैप्ड हो। अब तुम्हारी ट्रिक्स, मैनिपुलेशंस और थ्रेट्स सब खत्म। अब यह मोमेंट जस्टिस का मोमेंट है। ऋत्विक ने उसके हाथ और भी मजबूत कर दिए। तुमने अपनी गलतियां खुद क्रिएट की, उसने कहा, और अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हो। सन्नाटा छा गया, केवल धूल, हवा और अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। और फिर आशा ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी हर साजिश, तुम्हारी हर ट्रिक, मेरी प्रिपरेशन और ऑब्जर्वेशन के सामने पावरलेस थी? क्या अब तुम समझते हो कि ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा डाउनफॉल बन गया? कातिल कुछ नहीं कह पाया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ, हेल्पलेसनेस और बिटर रिग्रेट की झलक थी। आसपास की दुनिया, जो साइलेंट ऑब्जर्वर थी, अब धीरे धीरे सेंस कर रही थी कि मास्टरमाइंड फॉल कर चुका है।
लेकिन सवाल अब भी हवा में थे, क्या जस्टिस पूरी तरह प्रिवेल करेगी? क्या करिश्मा की पूरी साजिश अब सामने आएगी? और क्या आशा और ऋत्विक इस साइकोलॉजिकल और फिजिकल बैटल के आफ्टरमैथ को सर्वाइव कर पाएंगे? किसी ने नहीं जाना, लेकिन एक बात क्लियर थी, कहानी का सबसे डेंजरस एंटागनिस्ट अब कैप्चर हो चुका था, और सस्पेंस, टेंशन और क्लोजर की भावनाएं एक साथ हवा में घुल रही थी। अब केवल यही सवाल बाकी था, क्या दुनिया तैयार थी सच को फेस करने के लिए? और क्या आशा ने फाइनली अपनी ओन स्टोरी रीराइट कर ली थी? चैप्टर 90, करिश्मा का सच दुनिया के सामने। शहर की सड़कों पर अंधेरा फैल रहा था, और अधूरी इमारत की खामोशी में अब तक के डर और सस्पेंस की एकोज घुल रही थी। हर कोना, हर शैडो जैसे उन छिपी हुई साजिशों की गवाही दे रहा था, जिन्हें अब सिर्फ ट्रूथ ही उजागर कर सकती थी। आशा और ऋत्विक अब वहां खड़े थे, सिर्फ दो लोग, जिनकी आंखों में डिटर्मिनेशन और कामनेस का एक अजीब मिश्रण था, और उनके सामने एक कैप्चर्ड मास्टरमाइंड, जो अपनी सारी कनिंग और एरोगेंस के बावजूद पावरलेस था। कातिल की हथकड़ियां टाइट हो चुकी थीं। उसकी आंखों में पहले जैसी हिम्मत नहीं रही थी। उसका ईगो, उसका ओवर कॉन्फिडेंस, सब कोलैप्स हो चुका था। और वहीं आशा की आंखों में वह शांति थी, जो किसी युद्ध के बाद आती है, पीसफुल लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल। अब ये दुनिया जानने वाली है, आशा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज इतनी फर्म और अनवेवरिंग थी कि कातिल के चेहरे पर पहले डर की झलक दिखाई दी। करिश्मा की हर साजिश, हर मैनिपुलेशन और हर अपराध अब सब सामने आएगा। और यह सब तुम्हारी वजह से होगा। ऋत्विक ने सहमति में सिर हिलाया। उसने देखा कि आशा का फोकस अब सिर्फ ट्रूथ को उजागर करने पर था। उसका कामनेस किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं, बल्कि इनर स्ट्रेंथ और कन्विक्शन का प्रूफ था। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया कभी तुम्हारी कनिंग और ट्रिक्स को ओवरलुक कर देगी? आशा ने सवाल किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि जस्टिस और ट्रूथ हर बार ओवरपावर करती हैं? कातिल ने कुछ नहीं कहा। उसका ईगो अब साइलेंट था, और उसकी आखिरी हंसी, जो पहले हर अटैक और मैनिपुलेशन में छिपी थी, अब केवल हॉलो और मीनिंगलेस थी। ऋत्विक ने कातिल की ओर देखा और फर्मली कहा, तुमने जितनी प्लानिंग की थी, वह सब यूजलेस हो गई। अब तुम्हारा गेम ओवर है। दुनिया जान रही है कि तुम कौन हो। आशा ने अपने मोबाइल और लैपटॉप खोलकर एन्क्रिप्टेड डिजिटल एविडेंस को सार्वजनिक करने की तैयारी शुरू की। मीरा और आरव ने पहले ही एन्क्रिप्टेड वीडियो डिकोड कर दिया था, जिसमें कातिल की कन्फेसिंग स्टेटमेंट्स, करिश्मा की लिंकिंग डिटेल्स और पिछले जीवन से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी का पूरा रेकॉर्ड था। अब केवल यही सवाल है, कौन देखेगा और किसे भरोसा करेगा? आशा ने खुद से कहा। उसने सोशल मीडिया और मीडिया आउटलेट्स को साइमल्टेनियसली कनेक्ट किया। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हर न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर के पास वो एविडेंस रियल टाइम में पहुंच रहा था। जैसे ही डिजिटल प्रूफ पब्लिक हुआ, रिएक्शन इंस्टेंटेनियस था। मीडिया फ्रेंजी, सोशल आउटरीच और पब्लिक डिसबिलीफ के बीच हर कोई स्टन था। करिश्मा, जिसने अपने मैनिपुलेशंस के जरिए दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, अब वल्नरेबल और एक्सपोज्ड था। आशा ने धीरे से ऋत्विक की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्राइड और काम था। हमने यह मोमेंट क्रिएट किया है, लेकिन क्या दुनिया सच को फेस करने के लिए रेडी है? क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे? ऋत्विक ने शांति से कहा, सच हमेशा पावरफुल होता है। अब केवल टाइम बताएगा कि इसे कैसे प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमने सही किया। मीडिया आउटलेट्स ने लाइव कवरेज शुरू कर दी। एंकर्स, जर्नलिस्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स सब शॉक्ड थे। करिश्मा का हर लिंक, हर हिडन कनेक्शन, हर मैनिपुलेशन और हर अपराध स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज हुआ। परिवार और एसोसिएट्स, जो पहले ब्लाइंड ट्रस्ट और डिसेप्शन में फंसे हुए थे, अब ट्रूथ के सामने थे। उनके चेहरे पर डिसबिलीफ, शॉक और कभी कभी गिल्ट की झलक थी। सिस्टम भी, जस्टिस डिपार्टमेंट, लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशरी सब स्टंट थे। अधूरी इमारत के बाहर, जहां शैडोज धीरे धीरे फेड हो रही थी, आशा दूर खड़ी थी। उसका चेहरे काम था, लेकिन उसकी आंखों में वो इंटेंसिटी थी, जो बता रही थी कि यह जीत सिर्फ फिजिकल कैप्चर का नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल क्लोजर और अल्टीमेट ट्रायम्फ का भी प्रूफ है। कातिल, जो अभी कुछ मिनट पहले डोमिनेंट और अनस्टॉपेबल लग रहा था, अब कंप्लीट कोलैप्स में था। उसकी ईगो और कनिंग की सारी ताकत फ्यूटाइल साबित हुई थी। क्या ये सच में पॉसिबल है कि एक अकेली वुमन, जो अपने इनर स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस पर विश्वास करती है, इतनी बड़ी साजिश को अनरावल कर सकती है? ऋत्विक ने खुद से पूछा। आशा ने अपनी आंखें होराइजन की तरफ उठाईं। क्या यही अल्टीमेट जस्टिस है? क्या यही क्लोजर है, सिर्फ फिजिकल कैप्चर और डिजिटल एविडेंस से? क्या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का भी कोई एंड होता है? डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल न्यूज़ चैनल्स अब करिश्मा और उसके अकम्प्लिसेस की हर डिटेल पब्लिक कर रहे थे। पब्लिक आउटरीच, डिस्कशंस और डिबेट्स एवरीवेयर थे। लेकिन आशा, जो हमेशा ऑब्जर्वर रही थी, अब केवल विटनेस थी। उसने देखा कि ट्रूथ, चाहे कितना भी बेरिड और कॉम्प्लेक्स हो, फाइनली सामने आ गई।
ऋत्विक ने पास आकर कहा, अब हमें बस यह इंश्योर करना है कि जस्टिस प्रॉपर्ली डिलीवर्ड हो। सबको पता चलना चाहिए कि क्राइम और मैनिपुलेशन का रिजल्ट इनेविटेबल है। आशा ने हेड शेक किया। लेकिन क्या यह इनफ है? क्या सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करेगी? क्या लोग ट्रूथ और जस्टिस को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे या फिर से मैनिपुलेशन और डिसेप्शन का प्रे बनेंगे? कातिल की लास्ट ग्लांस साइलेंट, पावरलेस और रिग्रेटफुल उनके सामने थी। क्या ये पॉसिबल है कि जो लोग अब तक ब्लाइंडली ट्रस्ट करते आए, वे अब भी इग्नोर करेंगे रियलिटी को? आशा ने सॉफ्टली पूछा, क्या ह्यूमैनिटी रेडी है अपने मिस्टेक्स और डिसेप्शन का सामना करने के लिए? ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा और उसके कामनेस और विजडम में रीअश्योरेंस महसूस किया। हर ट्रूथ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक दिन लोग रियलाइज करेंगे और तब जस्टिस प्रिवेल करेगी। आशा ने स्काई की तरफ देखा। मूनलाइट धीरे धीरे छत पर गिर रही थी। उसका शैडो लंबे और काम सिलोएट की तरह सामने थी। क्या यह मेरी स्टोरी का क्लोजर है? उसने खुद से पूछा, या फिर केवल एक चैप्टर खत्म हुआ है? क्या मैं सच में अपनी ओन डेस्टिनी रीराइट कर पाई हूँ, या फिर यह केवल टेम्पररी विक्ट्री है? धूल और साइलेंस के बीच उसकी आंखों में रिफ्लेक्शन था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एक ही तस्वीर में। कातिल अब पूरी तरह पावरलेस था। करिश्मा की सारी कंस्पिरेसीज, मैनिपुलेशन और डिसेप्शन सभी सामने आ चुके थे। और फिर आशा ने फाइनल डीप ब्रेथ ली। उसकी कामनेस और इनर स्ट्रेंथ ने साबित कर दिया कि ह्यूमन स्पिरिट, इंटेलिजेंस और रेजिलियंस की ताकत कभी अंडरएस्टिमेट नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल हवा में तैर रहे थे, क्या दुनिया इस अल्टीमेट ट्रूथ को स्वीकार करेगी? क्या जस्टिस और मोरालिटी फाइनली डोमिनेट करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आशा और ऋत्विक अपनी इनर पीस और विक्ट्री को फुली एब्रेस कर पाएंगे, या फिर उनके सामने नए चैलेंजेस आने वाले हैं? अधूरी इमारत की खामोशी अब धीरे धीरे फेड हो रही थी, लेकिन उस साइलेंस में एक नई उम्मीद और एक नया होराइजन था। कहानी का आखिरी पेज अब खुल चुका था। सच, जस्टिस और इनर स्ट्रेंथ की ताकत ने दिखा दिया कि कोई भी मैनिपुलेशन या डिसेप्शन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। लेकिन क्या यह अंत था, या सिर्फ एक नए बिगिनिंग की शुरुआत? क्या ह्यूमैनिटी तैयार थी इस अल्टीमेट रियलिटी को फेस करने के लिए? और सबसे अहम, क्या आशा ने सच में अपनी डेस्टिनी रीराइट कर ली थी, या फिर यह केवल एक टेम्पररी क्लोजर था, जो अगले ट्विस्ट्स और टर्न्स में फिर चैलेंज होगा? ये सवाल हवा में तैरते रहे, जैसे कि शैडोज और मूनलाइट में ही सुलगते रहेंगे। हर कहानी का एक अंत होता है, पर ख्यालों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और अपने एहसास कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारी ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, वन ख्याली दुनिया वन, जहाँ ख्याल जिंदा रहते हैं।